मेरा नाम नीरज है। ये मलेरिया वाले डिपार्टमेंट से। मलेरिया। मलेरिया डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ में हो। सुन ही नहीं पाएंगे अभी उसका पीछे सर। बड़ा चैलेंजिंग रहता सर ये ना, बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा चैलेंज। खालिस। खालिस में। क्या है? खालिस। खालिसी। खलासी खलासी खलासी। खलासी। खलासी है, हेल्थ खलासी। नेक्स्ट। ओके। अशोक। कोई बात नहीं। ओके ठीक है। ठीक है, ये हो गया इनको। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोल। मेरा नाम प्रिया हाउसकीपिंग असिस्टेंट सीएचए। मेरा नाम कैविल्य साहू, इंडियन क्लब आईएस। साहू करके है कुछ। मैं फिरोज अकरम, सुपरिंटेंडेंट टेलीफोन ऑपरेटर, करंट एक्सेस, डीआरएम ऑफिस, दिल्ली। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। उनकी हाँ, सुन नहीं रहा ना, साइड में। कोई नहीं, अब इंट्रोडक्शन है तो उस रविंदर को बोलिए या राहुल को भी उनकी बैटरी चेंज करो। मेरा नाम प्रिया है। मैं जनरल असिस्टेंट हूँ। उसमें पर्सनल कागज। मेरा नाम साक्षी है। मैं इलेक्ट्रिक ब्रांच में जनरल असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम शबाना है। मैं बड़ौदा हाउस में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, पर्सनल ब्रांच इंडिया सेक्शन सीनियर क्लर्क। मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं बड़ौदा हाउस में रेट्स ब्रांच में जूनियर क्लर्क पोस्ट। मेरा नाम जमील खान है। मैं स्टोर ब्रांच में हूँ, बड़ौदा हाउस में रिसेप्शन सेक्शन में। Yes, sir. Good evening, everyone, sir. My name is Mohammed Arif. I am working in medical branch PCMB office as a nurse practitioner. मेरा नाम चित्रा रावत है, सीनियर पर्सनल। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अच्छा मेरा नाम आकाश रावत है और मैं सीनियर क्लर्क पे भी यहाँ पे कार्यरत हूँ सेटलमेंट डिपार्टमेंट में। बाकी मैं उम्मीद सेल, एनपीएस और यूपीएस देखता हूँ। और
का बिल सेक्शन सेटलमेंट ये मेरे अंडर में है, मेरे पास में है। अगर इससे संबंधित किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी होती है अभी या बाद में, तो मेरा रूम नंबर है 321, आप वहाँ पर आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। अभी आप लोगों के जो डाउन हो इसको लेकर के वो आप क्लियर कर लें, यहाँ पे साइन लैंग्वेज के जरिए, आकाश जी के जरिए, और एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, वहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाएंगी। कोशिश करें मैक्सिमम चीज़ों को समझने की और देखने की। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप लोग बाद में मुझसे मिल करके भी बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑप्शन है 30 जून उसकी अंतिम तिथि ऑप्शन देने की। और महत्वपूर्ण बात ये है, एक बार अगर आप ये ऑप्शन दे देते हैं एनपीएस से यूपीएस में, तो फिर वापस आप नहीं जा पाएंगे यूपीएस से एनपीएस में। तो आप दोनों स्कीमों को, दोनों चीज़ों को सही तरीके से आप देखें। जो आपके इंटरेस्ट में हो, जो आप लोगों को सूट करती हो, बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट हो, आप उसके हिसाब से अपना विकल्प को चुनें। ठीक है, थैंक यू। अब आकाश जी आगे बताएंगे, और मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा जो मैडम हमारी इंटरप्रेटर यहाँ पर आई हुई हैं उनका भी। आप अपना नाम बताएं मैडम। सर मेरा नाम प्रिया है, ये मेरा साइन नेम है और मैं साइन लैंग्वेज। ये मैडम प्रिया जी हैं जो आपकी इंटरप्रेटर हैं, और ये आपके लिए ही स्पेशली यहाँ पर आए। तो आपका अभी थैंक यू मैडम, धन्यवाद। आकाश ठीक है। आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो यूपीएस के रिगार्डिंग करेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें हम जो सेशन है, कुछ जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं एजेंडा, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक आपके सामने है। पहला, एलिजिबिलिटी एंड एनरोलमेंट। कोई एम्प्लॉय जो एनपीएस में है वो कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल है यूपीएस ऑप्ट करने के लिए, और किस तरह से वो अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। सेकंड, हाउ टू ऑप्ट फॉर यूपीएस। अगर कोई एम्प्लॉय यूपीएस ऑप्ट करना चाहता है तो उसके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड है, दोनों तरीके से वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन अंडर यूपीएस। जैसे कि आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है, 10% आपका डिडक्ट होता है और गवर्नमेंट 14% आपको एनपीएस में देती है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है और कुछ आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स, कि एक एम्प्लॉय जो यूपीएस ऑप्ट करता है उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या उनका सेटलमेंट होगा, किस तरह से यूपीएस में बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे एम्प्लॉय जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं 31 मार्च 2025 से पहले और जो एनपीएस से रिटायर्ड हुए हैं, और अगर वो यूपीएस का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके ऊपर हमें बात करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन टू यूपीएस। अगर कोई एम्प्लॉय यूपीएस लेना चाह रहा है तो उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन जो दोनों मोड है किस तरह से वो कर सकता है, उसको जानेंगे। और लास्ट में हम डिफरेंस की बात करेंगे, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड एनरोलमेंट। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे एम्प्लॉय जो 31 मार्च 2025 से पहले ओके हाँ, हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड एनरोलमेंट, कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे, वो नहीं सुन रहे, इसमें लगा दीजिए सर, उसको 1 अप्रैल 2025 से पहले के एम्प्लॉय जो एनपीएस में हैं, उनके पास 3 मंथ का टाइम ड्यूरेशन गिवन है यूपीएस को ऑप्ट करने के लिए। यानी कि 1 अप्रैल
2025 से 30 जून 2025, 3 मंथ का टाइम गिवन है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद ज्वाइन करता है, नया एम्प्लॉय कोई ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड गिवन है वो 30 दिन का टाइम पीरियड गिवन है यूपीएस ऑप्ट करने के लिए। ऐसे एम्प्लॉय जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं एनपीएस से, वो एम्प्लॉय भी यूपीएस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉय अलाइव नहीं है तो उनके जो फैमिली मेंबर हैं, स्पाउस भी अप्लाई कर सकते हैं यूपीएस के लिए। उनके लिए भी टाइम पीरियड जो गिवन है 3 मंथ का टाइम पीरियड गिवन है। अगर कोई एम्प्लॉय एक बार यूपीएस चूज कर लेता है तो वो वापस एनपीएस में नहीं जा सकता। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एम्प्लॉय यूपीएस ऑप्ट कर लेता है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इट मींस कि वो वापस एनपीएस नहीं ले सकता। क्लियर? चल रहा है ना, क्वेश्चन आंसर में जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय एनपीएस से यूपीएस में स्विच करता है तो उसे कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, उसके ऊपर जानेंगे। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो हम आगे बात करेंगे, अभी हम केवल फॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट मींस कि आपका 31 मार्च 2025 से पहले वाले ऐसे एम्प्लॉय जो एनपीएस में थे और अगर वो यूपीएस ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो फिजिकल फॉर्म यानी A2 जो फॉर्म है, A2 फॉर्म, ये आपको पोर्टल में मिल सकता है। आप उसको फिलअप करके अपने कंसर्न डीडीओ को सबमिट कर सकते हैं। सेकंड, कोई भी न्यू रिक्रूट होता है, नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है रेलवे को, तो उसके पास 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन है यूपीएस को ऑप्ट करने के लिए। अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट एनपीएस में चला जाएगा। तो अगर कोई भी न्यू एम्प्लॉय है यूपीएस लेना चाह रहा है तो वो A1 फॉर्म फिलअप करके अपने कंसर्न डीडीओ को देगा। अगर हम बात करें रिटायर्ड एम्प्लॉय की, ऐसे एम्प्लॉय जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं एनपीएस से 31 मार्च से पहले और वो यूपीएस को क्लेम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए B2 फॉर्म अलॉन्ग विथ केवाईसी डॉक्यूमेंट, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, कैंसिल चेक, उनकी फोटो, ये सब सबमिट करना होगा अपने कंसर्न डीडीओ को। आपका डीडीओ कौन हुआ? जो आपकी सैलरी बना रहे हैं। जैसे पी ब्रांच में अगर आपकी सैलरी बन रही है, ठीक है, अगर आपकी सैलरी पी ब्रांच में बन रही है तो पी ब्रांच का कंसर्न जो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ सेटलमेंट सेक्शन में, मैं डीडीओ का काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप सभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूपीएस में स्विच करना चाह रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो एनपीएस से रिटायर्ड हो चुके हैं और प्रेजेंट में अलाइव नहीं है, यानी उनकी डेथ हो गई है, तो उनके स्पाउस भी क्लेम कर सकते हैं यूपीएस के लिए। उनके लिए B6 फॉर्म फिलअप करना होगा। तो अभी हमने केवल बात करी कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं। हम यहां पर एनपीएस और यूपीएस दोनों पॉइंट को लेके चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका एनपीएस में 10% बेसिक प्लस डीए का डिडक्ट होता है। आपका एनपीएस में 10% बेसिक प्लस डीए का डिडक्ट होता है। सिमिलरली यूपीएस के अंदर भी आपका 10% बेसिक प्लस डीए का डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से। एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है 14%, 14% का होता है, जबकि यूपीएस के अंदर 10% गवर्नमेंट आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। इसका मतलब यूपीएस में गवर्नमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आपको मिला वो 10% है और सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी 10% है। तो ओवरऑल जो
टोटल परसेंटेज बना आपका 20%। इसका माइक, तो यूपीएस के अंदर आपका 20% का टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है और आपको दिखता है। जबकि एनपीएस में 10% आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है और 14% आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह एनपीएस में टोटल 24% का कंट्रीब्यूशन होता है। यूपीएस की अगर हम बात करें, दोनों बैटरी कम ही है, तो कैसे यूपीएस में 8.5% गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा दिया है जो एक तरह का पुल कॉर्पस कहलाएगा। पुल कॉर्पस एक ऐसा कॉर्पस है जिसे गवर्नमेंट अपने आप से मैनेज करेगी ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो पेंशन बनेगी, यानी जो गवर्नमेंट फंड कलेक्ट कर देगी, वो उसी फंड से आपके एज अ पेंशन देगा। ये 8.5% आपकी बेसिक प्लस डीए का होगा जो गवर्नमेंट आपको एडिशनल दे रही है। इसका डायरेक्टली आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट का फंड है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको यहां से एक तरह का पेंशन मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको पता है कि आपने अपने एनपीएस में जो आपका 24% पैसा लगा है, 10% आपका, 14% गवर्नमेंट का, और तीसरा यहाँ पे होता है इंटरेस्ट। यानी कि 3 चीजें होती है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन हो गया, सेकंड गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तीसरा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज। आपको जो ब्याज मिलता है वो आपकी स्कीम, जो आप स्कीम चूज करते हैं उस स्कीम के बेस पे मिलता है। अगर आप में से किसी ने एनपीएस का अकाउंट लॉगिन किया होगा तो वहां वो देख सकता है कि अभी आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सेम एज इट इज आप यूपीएस में भी अपनी स्कीम चूज कर सकते हैं, अपना पीएफएम, प्रोविडेंट फंड मैनेजर, ये आप चूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के बैंक आते हैं जो आपको अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो आप अपना आवाज आ रही है? ओके। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पैसे पे मिलने वाला इंटरेस्ट वो डिसाइड करता है पीएफएम, जो पीएफएम आप चूज करते हैं। जब आपने अपना एनपीएस का अकाउंट लॉगिन बनाया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उस समय स्कीम जो होती थी डिफॉल्ट स्कीम थी जिसमें 3 आते हैं, एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई। इन तीनों का कंबाइंड आपको इंटरेस्ट मिलता था एनपीएस में। इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैटर्न। डिफॉल्ट पैटर्न। जिस तरह एनपीएस में आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं, ये स्लाइड मिल जाएगा आपको लास्ट में, ठीक है। जिस तरह से आप अपना पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, सेम एज इट इज आप अपना पैसा यूपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप साल में एक बार पीएफएम चेंज करते हैं, प्रोविडेंट फंड मैनेजर, और 2 बार स्कीम चेंज करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपकी, अगर लगेगा कि आपको स्कीम चेंज करनी है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा स्कीम चेंज करने में। अब हम यहां बात करते हैं यूपीएस में एक टर्म है इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका 3 चीजें आती हैं। पहला आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जो आपकी धनराशि कटी है 10%। दूसरा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, 10% गवर्नमेंट भी आपको दे रही है। तीसरा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पीएफएम लिया है। जौन सा पीएफएम आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। यहां पे एक दूसरी टर्म आती है जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क कॉर्पस। अगर हम बेंचमार्क कॉर्पस की बात करते हैं, ये एक तरह का, सिंपल सी भाषा में समझे, एक तरह का मानक सेट कर दिया है। मानक की अगर हम बात करें, देखो 2 चीजें हैं, इंडिविजुअल कॉर्पस और आपका है बेंचमार्क कॉर्पस।
दोनों में दो चीज सेम है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, दो चीज सेम है। बेंचमार्क कॉर्पस में क्या है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो डिफॉल्ट पैटर्न का मिल रहा है। बेंचमार्क कॉर्पस में आपको जो ब्याज मिलेगा वो डिफॉल्ट पैटर्न का मिलेगा, जबकि इंडिविजुअल कॉर्पस में आपको जो ब्याज मिलेगा वो डिफॉल्ट पैटर्न का भी मिल सकता है और इसके अलावा भी मिल सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम चूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर हम बात करें, देखिए रिटायरमेंट के टाइम में क्या होगा, आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है ये तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो डिफॉल्ट पैटर्न में मिलेगा, SBI, LIC, UTI पे मिलेगा। इंडिविजुअल कॉर्पस ये ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज्यादा कैसे होगा, आपने अगर PFM सही चूज किया है तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर गलत PFM चूज कर लिया तो आपके पैसे भी कम हो सकते हैं। जितना ज्यादा होगा रिटायरमेंट के टाइम पे आपके अकाउंट्स में वो ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो हमें पता कैसे लगेगा? सर लास्ट में क्वेश्चन पूछे, हम पहले सेशन कंप्लीट करते हैं, आप अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, लास्ट में पूछेंगे 7 क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, व्यक्तिगत कॉर्पस ज्यादा हुआ तो रिटायरमेंट के टाइम पे जितना भी ज्यादा होगा बेंचमार्क कॉर्पस से वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। और अगर कम रहता है तो या तो आपको वो पे करना पड़ेगा, बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर लाने के लिए जमा करेंगे, और अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन में फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, अगर कम है तो जमा करना पड़ेगा, ज्यादा है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। ये कैसे पता चलेगा, ये आपके पोर्टल में लॉगिन करोगे तब पता चलेगा आपको, वहां लिखा आएगा आपके पास। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स, यानी कि यूपीएस ऑप्ट करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय की जो सर्विस है मिनिमम 10 ईयर होनी चाहिए, 10 साल कम से कम सर्विस चाहिए, तभी वो यूपीएस के बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सेकंड, अगर एम्प्लॉय को एश्योर्ड पे आउट चाहिए, एश्योर्ड पे आउट की अगर बात करें, पेंशन की बात करें कुल मिला के, तो 25 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस ले लेता है, कोई एम्प्लॉय 52 की एज में आके वीआरएस ले लेता है, मगर उसका रिटायरमेंट जब वो 60 की एज में होगा तभी होना है, तो 8 साल पहले उसने वीआरएस लिया, मगर उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे रिटायरमेंट के वो कब से मिलेंगे, जब उसकी एज 60 हो जाएगी। तो ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक भी है। बात समझ में आई? तो मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर कोई एम्प्लॉय 50 की एज में अगर सर्विस कंप्लीट होती है, 25 साल की, 50 की एज में वीआरएस ले लेता है, तो उसको बेनिफिट्स कब से मिलेंगे, जब उसकी एज 60 की हो जाएगी। ये पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट, अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन देता है या फिर सर्विस से उसको रिमूव कर दिया जाता है, उस केस में वह यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे एक एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर वो यूपीएस ऑप्ट करता है। पहला, एश्योर्ड पे आउट, सुनिश्चित भुगतान, यानी कि इसे कहते हैं पेंशन। अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल कंप्लीट हो जाती है, अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस 25 साल पूरी हो जाती है, तो उसे एश्योर्ड पे आउट जो पेंशन है वो मिलेगी। और ये कैसे निकाला जाएगा, जिस मंथ आप रिटायर होंगे वो मंथ और पिछले 11 महीने,
टोटल 12 महीने हो गए। 12 महीने की जो आपकी बेसिक होगी, उस बेसिक का एवरेज निकाला जाएगा। उस बेसिक का जो एवरेज निकल के आएगा वो आपका एश्योर्ड पे आउट बन जाएगा, प्लस इसमें आपको डीए ऐड होके मिलेगा। ठीक है, तो एश्योर्ड पे आउट कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट 12 मंथ का बेसिक, उसका एवरेज निकाला जाएगा। जो भी एवरेज बनेगा उस एवरेज में प्लस क्या कर देंगे? करंट डीए कर देंगे। वो आपका एश्योर्ड पे आउट बनेगा 25 साल की सर्विस पे। मगर बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो 25 साल की सर्विस पूरी नहीं कर पाते। किसी की 24 साल सर्विस होगी, किसी की 22 साल सर्विस है। तो उस केस में जो पे आउट है वो एश्योर्ड नहीं होगा, वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा। उसकी जो पेंशन होगी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। ये अनुपात कैसे निकालेंगे आप? किसी एम्प्लॉय की सर्विस 20 साल है, एक साल में 12 महीने, 20 साल में गुणा 12 कर देंगे, 240 महीने आ जाएंगे। 240 को 300 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं 300 से भाग कर दूंगा तो आपकी जो पेंशन बन रही थी 25 साल में, वो प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 25 साल में फुल पे आउट की बात की गई है और 25 से कम में अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। सेकंड, मिनिमम गारंटेड पे आउट। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस कंप्लीट करता है यूपीएस में, तो उसके लिए 10,000 न्यूनतम पेंशन, यानी कि 10,000 जो है उसको मिनिमम पेंशन दी जाएगी, प्लस इसमें आपका ऐड क्या हो जाएगा? डीआर या डी आप कहें, वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनल विड्रॉल की बात करते हैं। एनपीएस में आपको पता है कि जो आपका टोटल पैसा जमा होता है एनपीएस में, उसका 60% आप रिटायरमेंट में निकालते हैं। मैक्सिमम 60% निकाल सकते हैं और 40% की आपकी पेंशन बनती है एनपीएस में। यहां पर आपका, यहां भी आप 60% पैसा निकाल सकते हैं जैसे आप एनपीएस में निकालते हैं। ठीक है, 60% पैसा यहां निकाल सकते हैं जैसे आप एनपीएस में निकालते हैं, सेम है दोनों का। नेक्स्ट, एडमिजिबल पे आउट की अगर हम बात करते हैं, इसे हम, अगर आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है, अगर कोई भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पर अपने पूरे कॉर्पस का 60% पैसा निकालता है तो उससे उसकी पेंशन में फर्क पड़ेगा। पेंशन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? अपना आप कम हो जाएगी। कब? अगर वो 60% निकालता है। अगर नहीं निकालेगा तो उसे फुल पे आउट दिया जाएगा। नेक्स्ट, मंथली टॉपअप की बात करते हैं। मंथली टॉपअप क्या है कि जो एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं एनपीएस से 31 मार्च से पहले 2025 से पहले, अगर वो यूपीएस ऑप्ट करते हैं तो उन्हें, यानी जो उनको पेंशन मिलेगी, अगर किसी एम्प्लॉय ने 2020 में रिटायर्ड लिया है एनपीएस का और वो अभी यूपीएस के लिए क्लेम करता है, तो ये जो 4.5-5 साल का गैप है, इस पे मिलने वाला उसको ब्याज, सपोज करें किसी एम्प्लॉय की एनपीएस की पेंशन 4,500 रुपए है और यूपीएस में उसको पेंशन मिल रही है 10,000, तो ये 5,500 का जो गैप है, पेंशन का डिफरेंस है 5.5 साल का, ये उसको एज अ मंथली टॉपअप के रूप में या वन टाइम एरियर के रूप में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट की हम बात करें, एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस महीने आपका रिटायरमेंट होगा उस महीने का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका बेसिक प्लस डीए दोनों मिलाकर 1 लाख रुपए है। जिस महीने आपका रिटायरमेंट हो रहा है, मान लेते हैं उस महीने आपका बेसिक प्लस डीए 1 लाख रुपए है टोटल।
इसका 10% निकाल देंगे, 1 लाख का 10% आपका 10,000 रुपये आ गया। किसी एम्प्लॉय की सर्विस 35 साल है तो इसको हम 6-6 महीने के अंतराल में बांट देंगे, यानी 1 साल में 2 6 महीने हो गए, 35 साल में कितने हो जाएंगे 70। 70 से जब 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया कितना 7 लाख। तो ये अमाउंट जो है एडिशनल गवर्नमेंट दे रही है आपको यूपीएस के अंडर, जो एनपीएस में नहीं मिलता, जिसे हम लमसम के नाम से जानते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं एनपीएस से, उन्हें जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहला बेनिफिट लमसम पेमेंट, जिसके ऊपर अभी हमने बात करी कि लास्ट मंथ का बेसिक प्लस डीए का 10% मल्टीप्लाई करेंगे आपकी जितनी भी सर्विसेज को 6 मंथ के टाइम में बांटकर, तो जो भी अमाउंट बनेगा वो उनको दे दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। दूसरा, मंथली टॉपअप, एनपीएस और यूपीएस की जो पेंशन का डिफरेंस होगा, ये साथ में लमसम में मिलने वाला इंटरेस्ट, ये दोनों जो ब्याज मिल रहे हैं साधारण ब्याज पे मिलेंगे आपको। ये दोनों जिस टाइम आप यूपीएस के लिए अप्लाई करेंगे और आपका यूपीएस का केस जब प्रोसीड हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो उस समय आपको ये दे दिए जाएंगे। ये केवल उनके लिए है जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉय यूपीएस लेना चाहता है तो उसके लिए 2 तरह की प्रोसेस होती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप नेट पे जा सकते हैं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, अगर उसको भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे पास आ जाइए डायरेक्ट, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ऑनलाइन में बस 3 चीजें ही डालनी पड़ती है। आपका प्रान नंबर सबको पता है, आपका नेम, फादर नेम, ये 3 चीजें आप इसमें फिलअप कर दोगे, आपका फॉर्म भर जाएगा। बाकी काम आपके कैडर वालों का होगा, वो आपका सर्विस रिकॉर्ड से आपकी फाइल जो बनी है उससे आपकी क्या करेंगे, डिटेल फिलअप करेंगे उसके अंदर और डीडीओ को दे देंगे, आपका माइग्रेशन खत्म। इतना सा काम करना है इसके अंदर। फिर भी अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो एक पेज है इसका, A2 फॉर्म, केवल एक ही पेज का फॉर्म है। 3 बातें लिखनी है यहाँ पे, अपना नाम, फादर या मदर का नाम और अपनी प्रान नंबर, ये भर के अपने कैडर जो देखता है आपका उसको दे देंगे, वो हमें दे देगा, बाकी काम हमारा है अगर आप यूपीएस दे रहे हैं। अभी तक हमने एनपीएस और यूपीएस दोनों की बातों को लेके चले। जैसे कि आपको पता है कि एनपीएस में आप पूरी सर्विस में 3 बार पार्शियल विड्रॉल निकाल सकते हैं, यानी आपका जो जमा धन है, व्यक्तिगत जो धन है, यानी कि आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन, उसका 25% आप निकाल सकते हैं पूरी सर्विस में 3 बार। सेम एज इट इज आप यूपीएस के अंदर भी अपना पार्शियल विड्रॉल निकाल सकते हैं 3 बार। मगर चाहे एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो, आप पार्शियल विड्रॉल तभी निकालें जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, अदरवाइज ना निकालें। अगर आप अपना पार्शियल विड्रॉल निकालते हैं, इससे आपका जो मूलधन है उस पर फर्क पड़ेगा और आने वाले टाइम पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मूलधन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मूलधन तो थोड़ा कम हो चुका है अब आपका, क्योंकि आपने 25% निकाल दिया है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपना पैसा निकालें, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अदरवाइज ना निकालें। फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें यूपीएस में, तो जो पेंशन किसी एम्प्लॉय को मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और अगर वो अलाइव नहीं रहता तो केवल उनकी स्पाउस फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है।
वो कितनी होगी? 60% होगी जो पेंशन अभी तक मिल रही थी पेंशनर को। जो पेंशन अभी तक पेंशनर को मिल रही थी उसका 60% क्या मिलेगा उनको? फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी। इसमें एक कमी और भी है, नॉमिनी की कमी है। यानी कि आप केवल इसमें जो नॉमिनी बना सकते हैं वो केवल अपने स्पाउस को ही बना सकते हैं, अदरवाइज और किसी को नहीं बना सकते। स्पाउस के अलावा कोई नॉमिनी नहीं बन सकता। अगर कोई एम्प्लॉय डाइवोर्सी है, विडो है, अनमैरिड है, तो वो नॉमिनी किसी को नहीं बना पाएगा, सेल्फ ही रहेगा। और अगर उसकी डेथ हो जाती है उस केस में उसका सारा जो फंड है वो गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, यूपीएस में। ठीक है। ठीक है। तो इनसे पूछ, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? एनपीएस की अगर हम बात करते हैं, जो आपका 100% एनपीएस में जमा होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप 60% निकाल सकते हैं उसका पैसा। 40% की आप एन्युटी परचेज करते हैं जिसकी आपकी पेंशन बनती है। अगर एम्प्लॉय डेथ कर गया या पेंशनर डेथ कर गया तो उनकी वाइफ जो स्पाउस हैं वो अलाइव करेंगे, स्पाउस जो है वो अप्लाई करेंगे और उनकी जो पेंशन होगी वो लगभग उतनी ही होगी जितनी पेंशनर को मिलती थी। पेंशन दोनों की लगभग होती है, बट अगर दोनों डेथ कर गए, आफ्टर रिटायरमेंट की बात है ये, अगर स्पाउस भी डेथ कर गया और एम्प्लॉय भी डेथ कर गया तो जो 40% आपका पैसा जमा था एनपीएस में वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, वन टाइम पेमेंट हो जाएगी और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अपने डाउट्स पूछने हैं तो एक एक करके पूछ सकते हैं, एक एक करके। एक मिनट। ओके, यही सर क्वेश्चन है आपका। एक मिनट। देखिए ये सारा का सारा मार्केट बेस्ड है, चाहे आपका एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगता है, मार्केट बढ़ती है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी मार्केट बढ़ती है घटती है। कोई फिक्स नहीं है कि कितना बढ़ रहा है, वो डिपेंड करता है हमारे देश की जीडीपी जैसे बढ़ेगी मार्केट बढ़ेगा, उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोनों में होता है, वो एनपीएस में भी यूपीएस में भी। तो ये साल में एक बार चूज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें। और अगर आपको लगता है कि हम गवर्नमेंट के साथ ही रहना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई, ये डिफॉल्ट पैटर्न है। नेक्स्ट वन, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? इनका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि 12 महीने का जो एवरेज निकलेगा वो किस हिसाब से निकलता है। सपोज करें किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के टाइम पे बेसिक 1 लाख रुपए है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रिटायरमेंट के टाइम पे किसी की बेसिक 1 लाख रुपए है। अब पिछले पूरे जो 12 महीने रहेंगे, बीच में एक इंक्रीमेंट आएगा जुलाई में या जनवरी में। उस इंक्रीमेंट को लेते हुए हम पिछले 12 महीने की सैलरी को जोड़ देंगे। उस जोड़ने के बाद उसका 12 से भाग कर देंगे, औसत जैसे हम निकालते हैं ना, 12 से भाग कर देंगे तो वो औसत मिल जाएगा। यानी लगभग वो आपके अगर 1 लाख बेसिक है तो आपका औसत लगभग 99,000 के आसपास आएगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट भी लगा होगा बीच में। अब इसका आप आधा कर देंगे जैसे ओपीएस में करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, लास्ट मंथ की जो बेसिक होती है उसका आधा कर देते हैं ना। सेम यहाँ पे जो एवरेज है उसका आधा कर देंगे, प्लस इसमें आपका डीए ऐड हो जाएगा। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ओपीएस में भी
ओपीएस में ना, ओपीएस यूपीएस, ओपीएस में तो डी मिलता ही है। दोनों में सेम। हाँ, यूपीएस में भी डीए है और ओपीएस में भी, एनपीएस में नहीं है। सर इसमें अटेंडेंस, ये अटेंडेंस किस में लगाएंगे? ओके, इसमें अटेंडेंस भी लगा देना पास कर। यूपीएस में और कोई अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, कुछ और बदलाव उनमें भी संभावना हो सकती है। इनका क्वेश्चन है, सर का क्वेश्चन है कि यूपीएस में कोई अमेंडमेंट हो सकते नहीं हो सकते। तो इसके लिए अभी हम व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह सकते, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालेगी, संशोधन, कुछ भी संशोधन होगा फ्यूचर में भविष्य में, अमाइंडमेंट अगर कोई आता है तो परिवर्तन कुछ, परिवर्तन। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो टाइम टू टाइम गाइडलाइन जो देंगे या गैजेट में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, गैजेट में जो बातें थी वही हमने डिस्कस करी अभी। सर कुछ डाउट? बस खत्म है। सर ये क्वेश्चन ये है कि एनपीएस में एक मिनट, तो जैसे यूपीएस में ये सिलेक्ट करते हैं और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बाई फॉर्म को पे किया जाएगा। यूपीएस के अंदर अगर एम्प्लॉय इन सर्विस डेथ कर जाता है, इन सर्विस डेथ करता है, तो उस केस में आपको पता है कि एनपीएस के केस में तो जो फैमिली मेंबर है उनको ओपीएस की पेंशन मिल जाती है। यूपीएस में अभी करंटली ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि इन्हें ओपीएस की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट फैमिली पेंशन को जो फैमिली पेंशनर होगा एग्जाम्पल यूपीएस है और अगर इन्होंने रिटायर हो गया तो उसके बाद भी इनको पेंशन मतलब मिलेगी, या फिर यही ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर यूपीएस है, अगर डेथ हो गई है या फिर वर्किंग में है तो वो पेंशन इनको मिलेगी बाद में भी इनकी डेथ के बाद या नहीं मिलेगी? हाँ, यूपीएस में आफ्टर रिटायरमेंट अगर एम्प्लॉय डेथ कर जाता है, पेंशनर डेथ कर जाता है, तो पेंशन जो होगी उनके स्पाउस को मिलेगी, स्पाउस को मिलेगी, ना कि बच्चों को मिलेगी। ओनली स्पाउस। बेसिक का 60%, बेसिक का 60% मिलेगा। सर एमपीएस में 25 साल की सर्विस के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? इस पे ये अलग टॉपिक हो जाएगा। देखो, सभी के जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उनके किस लेवल पे वो वर्किंग कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। कोई ग्रुप डी स्टाफ होगा, कोई लेवल 7 का है, कोई ऑफिसर होगा, उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग होता है, जिस कारण उनका कॉर्पस ज़्यादा हो जाता है। 25 साल की बात करें या आप 30 साल की बात करें, जितना भी पैसा आपका जमा होगा, जितना भी होगा, उसका 60% आप निकाल लेंगे एक ही बारी में। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है आपका, 60% 60 लाख आपने निकाल दिए, 40 लाख की आपकी पेंशन बनेगी उस टाइम पे। जो भी आप एन्यूटी परचेज करते हैं उसकी पेंशन आपको मिल जाएगी उस समय। ये डिपेंड करेगा उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा होगा। ठीक है, सर एक क्वेश्चन, ये अटेंडेंस ना सबसे लगवा लेने। सर ये बताइए, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय यूपीएस नहीं लेना चाह रहा है तो उसको कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या कोई जरूरी नहीं? कुछ नहीं। नहीं नहीं। तो सर मान लीजिए 30 दिन के बाद अगर बाद में किसी का मन करे यूपीएस में आने का तो वो कर सकता है? अभी गवर्नमेंट अगर एक्सटेंड करेगी तो आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर एग्जांपल
सर एग्जांपल यूपीएस में सॉरी एनपीएस में इन्होंने लाइक एसबीआई एक सेकेंड। एसबीआई है हाँ। और यूपीआई है, इन सभी के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। एनपीएस है तो अभी ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो यूपीएस में वो सेम चेंजेस पॉसिबल है एसबीआई का और यूपीआई का, वो सेम चेंज पॉसिबल है सर? जो भी आपका पीएफएम रहा है एनपीएस के अंतर्गत, जो भी पीएफएम आपका एनपीएस के अंतर्गत रहा गया, सेम आप यूपीएस में भी कर सकते हैं। सर जैसे ये एनपीएस में है उसमें इन्होंने खुद ही किया है, लेकिन जो यूपीएस है उस वाले में भी इनको खुद ही करना है? हाँ, आप अपने एंड से खुद कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं लॉगिन करके सिस्टम पे। हाँ सर बताइए सर, थोड़ा सा राइट एनपीएस और यूपीएस में क्या ठीक है सर? अभी फोन साइलेंट कर लीजिए। सर इनका क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इनकी एज 52 है और इन्होंने उस टाइम पे रिटायर हो गई, देन 52 एज के बाद इनको पेमेंट होगी या नहीं होगी? उसके लिए या मैंने 60 के हो जाएंगे तब होगी? उसके लिए मैंने आपको बताया था, वीआरएस के केस में अगर आप 52 की एज में अभी वीआरएस लेते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो तब मिलेंगे जब आपकी एज 60 हो जाएगी। 8 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा पेंशन के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि फिर हम मतलब 8 इयर्स तक हम वेट करेंगे? यूपीएस के अकॉर्डिंग 8 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा। ओपीएस में भी सर सेम है? ओपीएस में ऐसा नहीं होता है। सर ओपीएस में क्या है? ओपीएस के लिए तो आप एलिजिबल भी नहीं, आप एनपीएस एम्प्लॉई हैं, हाँ जी सर, सब एनपीएस ही हैं, एनपीएस है ये। तो ओपीएस का कोई मतलब नहीं है फिर यहाँ पे, ओनली एनपीएस यूपीएस। तो सर वीआरएस अगर लेते हैं तो एनपीएस में क्या है उसमें? तो एनपीएस आपका क्या 20 साल की मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड है। अगर 20 से पहले आप ले लेते हैं तो आप उसमें आप केवल 20% पैसा निकाल सकते हैं, 80% की आप एन्युटी परचेज करके पेंशन बनती है आपकी। एग्जाम्पल ये यूपीएस में है और इनका रिटायरमेंट हो गया या इनकी डेथ हो गई, तो जो इनकी वाइफ है उनको पे होगा या फिर जैसे जो ब्लाइंड वगैरह जितने भी उनका अलग से पे होगा, ऐसा कुछ है? ओनली स्पाउस को ही पे होगा, फर्दर और किसी को नहीं। सर ओपीएस में भी सेम ऐसा ही है? ओपीएस का क्राइटेरिया थोड़े अलग होते हैं। सर डिसेबिलिटी के उससे भी अलग से पे होगा क्या इनका? एक मिनट, हाँ? डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका अलग से भी कुछ पे वगैरह ऐसा कुछ है क्या? नहीं। डेथ हो गई तो इनके वाइफ का भी और साथ में डिसेबिलिटी है तो अलग से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, डिसेबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। सर एनपीएस में भी सेम है? सेम। हो गया इनको ना? आप कुछ कह रहे थे? एनपीएस और यूपीएस में अगर आपके हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा सर? सर का भी यही क्वेश्चन है, मैम का भी क्वेश्चन है कि एनपीएस और यूपीएस कौन सा बेटर रहेगा। देखिए, ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से दोनों के अलग अलग मायने हैं चूज करने के लिए, क्लियर सी बात है। आप प्रेजेंट में किस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, कितने साल की आपकी सर्विस हो चुकी है,
कितना आपका पैसा इकट्ठा हो चुका है। बहुत सारे ग्रुप डी स्टाफ जिनकी सर्विस 15-16 साल हो चुकी है, उनका मात्र पैसा आज तक 15-16 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होता है, अगर आप देखो किसी के अकाउंट में। जब उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो मैक्सिमम वो 40 लाख 50 लाख तक ही जा पाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो उस केस में मेरे हिसाब से, बाकी सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि उनको क्या लेना चाहिए भविष्य में, तो उस हिसाब से उनके लिए यूपीएस बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो अभी क्या है ग्रुप डी स्टाफ में है और नॉर्मली उनकी 15-16-20 साल की सर्विस मान के चल रहा हूं मैं, एज्यूम करके चलो इतनी हो चुकी है और पैसा मात्र 15-16 लाख ही इकट्ठा हुआ, तो उस केस में उनके लिए प्रीफर बेटर हो सकता है कंपेयर टू एनपीएस। मगर उनको लगता है कि उनका प्रमोशंस आगे बढ़ेंगे, 8th पे कमीशन आएगा, इन फ्यूचर 9th पे कमीशन आएगा, इंक्रीमेंट लगेगा, तो उस हिसाब से आप देखें कि आपका रिटायरमेंट में कितना कॉर्पस जमा हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसको देखते हुए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मेजर करते हुए आप चूज कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा। ये सभी के लिए सेम नहीं है, ऑफिसर के लिए अलग है, ग्रुप बी स्टाफ के लिए अलग है सोचने का तरीका, नॉर्मल जो लेवल 5 है लेवल 6 का उसका एम्प्लॉय का सोचने का तरीका अलग है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जो कैलकुलेशन एक रफ एस्टिमेट बनाइए कि 30 साल तक मेरी जब सर्विस कंप्लीट होगी मेरा कितना पैसा जमा हो सकता है, एक एज्यूम लमसम पे लेके चले, तब आपको पता चल पाएगा कि आपके बैंक कितना आपको मिल सकता है कॉर्पस। 60% दोनों में मिलेगा, एनपीएस में भी यूपीएस में, इतना एश्योर्ड है जो आपका कॉर्पस जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दोनों में इम्प्लॉय का 10% ही करता है तो गवर्नमेंट हमसे क्यों फायदा मांगती है कि आप यूपीएस लोगे या एनपीएस लोगे? ये लास्ट में ही गवर्नमेंट जिसमें हमको बेनिफिशियरी होगा वो लास्ट में हम चूज कर लेंगे रिटायरमेंट के समय। अभी क्योंकि हमारा पैसा तो 10% एनपीएस में भी जाता है, 10% यूपीएस में भी जाता है, दोनों में सेम इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। सरकार अपना कहती है कि हम हमारे यूपीएस के खाते में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि हमारा 50% बन जाए, जबकि इसमें नहीं बन पाता। तो हमें ये डिसीजन रिटायरमेंट के समय ही कोई चुन नहीं देता, अभी तो चुनवाता है। और उस रिटायरमेंट के समय अगर हमें जो अच्छा लगेगा, जिसमें ज्यादा बेनिफिट होगा इम्प्लॉय का, वो चुन लेगा रिटायरमेंट के समय इम्प्लॉय। देख, समय को रोक में रखता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। होना बहुत सारा बाकी है, तो हम सारे धोखे को नजरअंदाज करके यूपीएस को कैसे चुन सकते हैं? आप बिल्कुल, इसमें अगर पढ़ाएंगे समझाएंगे, देखो। अब बाद में हमारे यूनियन अगर इसमें फोर्स डालेंगे यूपीएस में, अगर बहुत सारा अमेंडमेंट हो गया जो अभी नहीं हुआ है, अगर अचानक उसमें हो जाएगा, हम तो वंचित रह जाएंगे यूपीएस देने से। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप दे नहीं रहे। आपकी सरकार जो आप लोग यहाँ से हम लोग को कर रहे हैं ट्रीटमेंट, आप सरकार को ट्रीट करिए ऐसा, आप दोनों में जो इम्प्लॉय को भी 10% तक पा रहे हैं, एनपीएस में भी यूपीएस में भी, तो मौका उस समय दीजिए चुनने का जिस समय इम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा। वो देखिए। एनपीएस में भी यूपीएस में, वो समय जो अच्छा लगेगा वो चुन लेगा। अब इसके ऊपर आते हैं, आप धोखे में हमें क्यों डाल रहे हैं? अब इसके ऊपर आते हैं। ये तो धोखा करना वो हम लोग के साथ श्योर धोखा है। पहले बात समझते हैं। देखो, ये जो सेशन चल रहा है ये जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, बात पूरी कंप्लीट करने देना आप कहिए। यहाँ पे हम केवल जो गजेट में बातें आई गई हैं उस बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं, केवल उन्हीं पॉइंट्स को। तो हमारे इम्प्लॉय के ऊपर आपके डेट भी फिक्स कर रहे हैं, कितने तारीख यूपीएस को ये तो अगर हम नहीं चुन पाएंगे एक- तो जाएंगे ना, आप लोग मेरी बात सुन ले एक बार, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए फिर बात करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, बट अभी जो गवर्नमेंट ने जो गजेट निकाला है, गजेट के अकॉर्डिंग जो जो बातें उन्होंने कही है केवल वही बातें हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक मीडिएटर है जो आपको अवेयर कर रहे हैं, जो गैजेट में बातें वही गवर्नमेंट फर्दर। सर एक मिनट सर एक पॉइंट। अब फर्दर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है वो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी, कुछ अमेंडमेंट लाती है, कुछ संशोधन करती है, डेट एक्सटेंड करती है, तो फिर हम दोबारा से जो पी ब्रांच जो ये वर्कशॉप चला रहा है हम भी उस तरह दोबारा कंटिन्यू करके वो अवेयर करेंगे। केवल हमारा काम यहाँ पे अवेयर करने का है जो पॉइंट्स है। आपकी बात सही है। उसके लिए अगर आपको लगता है कि
सारे जो नोटिफिकेशन नहीं हुए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, तो इम्प्लाई सोचा कि नहीं एनपीएस का कुछ रहा तक ठीक है, थोड़ा सा अमेंडमेंट की और जरूरत है कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो 10% करता है वो नहीं करना चाहिए, और यूनियन लड़ी रही थी इसके लड़ रही थी, तो फिर वो नहीं करता तो ऑब्वियसली तो वो भी हो जाता। जैसे आप सोचने के लिए देखिए जैसे आप चाह रहे हैं सर कि सर सुनो मेरी बात, जैसे आप चाह रहे हैं कि ओपीएस मिल जाए, हम भी चाह रहे हैं कि ओपीएस मिल जाए, हम नहीं खिलाफ है ओपीएस, सभी चाहते हैं ओपीएस मिल जाए, ठीक है। बट अभी अगर आपको लगता है कि आपको एनपीएस ही बेटर लग रहा है तो जरूरी नहीं कि आपको यूपीएस चूज करें सर। वो तो फिर देखो एक्सटर्नल वो नहीं मैंने सर आप दोबारा से गलत जा रहे हैं। देखिए यूपीएस में एग्जांपल दिया है, मैंने ये कहा है। आप अगर एनपीएस का पोर्टल ओपन करेंगे, अगर आप एनपीएस का पोर्टल ओपन करते हैं तो वो आपको एनपीएस यूपीएस कैलकुलेटर देता है। वहां पे आप खोलें, एनपीएस ट्रस्ट करके एक वेबसाइट है, वो सर वो डाटा उनके अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट ने अपना ऑथराइज करके जैसे बनाया वो हम क्या नहीं कर सकते। वहां पोर्टल है, वहां आप अपना डाटा डालेंगे, एनपीएस का यूपीएस का जो भी एस्टिमेटेड है वो आ जाएगा, बट वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा। नहीं, किसी को नहीं पता है 8th पे कमीशन में कितना इंक्रीमेंट होगा, किसी को नहीं पता आपका प्रमोशन कहां से कहां तक जा सकता है। जब हमें ये नहीं पता कि आपका प्रमोशन कहां तक जाएगा, 8th पे 7th पे जो भी कमीशन आगे आएंगे कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, तो हम कैसे कैलकुलेशन कर लें उसका, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ केवल दो ही चीज है, यहाँ केवल दो ही चीज है। एक मिनट बात सुन लीजिए, देखो यहाँ पे ओपीएस की बात मत कीजिए, पहली बात तो एनपीएस यूपीएस की बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि एनपीएस बेटर है यूपीएस से तो आप एनपीएस रहने दीजिए, अगर आपको लगता है कि यूपीएस समझ में आ रहा है आपको तो यूपीएस ले लीजिए। दो ही चीज पे हम बात कर रहे हैं, ना कि हम ओपीएस से बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं लाई, वो क्यों, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा केवल यूपीएस को समझाना है, अगर समझ में आ रहा है तो लीजिए, मैंडेटरी नहीं है कि लेना है, ना कोई फोर्स कर रहा है आपको, ले आप बेटर देखें, अपनी कैलकुलेशन बनाएं, एक रफ एस्टिमेट बनाएं और देखें भविष्य में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं एनपीएस और यूपीएस में, जो भी अच्छा लगता है उसको चूज करें, इतना सा है। फोर्सफुली किसी को कुछ नहीं कहा गया। डन करें? हाँ 1 मिनट सर, इनका क्वेश्चन है। साइन सभी के हो गए हैं क्या? एक्चुअली जो